अपन ने एटॉमिक मॉडल्स में देखो थॉमसन एटॉमिक मॉडल डिस्कस कर लिया, ठीक है, एंड रदरफोर्ड डिस्कस कर लिया। अब आज अपन आगे चलते हैं, है ना, हेडिंग डाल लीजिए आप, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, है ना। तो पुट द हेडिंग बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। देखो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे उस टाइम का सबसे अच्छा मॉडल दिया गया था, है ना। तो ये काफी चीजों को एक्सप्लेन करेगा हमें, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो सबसे पहला जो पॉइंट है ना, ये मॉडल कैसी स्पीसीज पे लागू होगा, है ना, किस पे एप्लीकेबल होगा, ये हमें चेक करना है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखो इट इज एप्लीकेबल ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है ना। जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना उस पे ये लग जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो बच्चों बताओ, क्या हाइड्रोजन पे लग जाएगा? लग जाएगा। हीलियम पे लग जाएगा? हीलियम पे लगेगा क्या? हीलियम पे नहीं लग पाएगा। क्यों? हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो बच्चों, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हीलियम आर 2 एंड दैट्स व्हाई दिस मॉडल विल नॉट एप्लीकेबल, ठीक है ना। बताओ He+ पर लग जाएगा क्या? He+ पे एप्लीकेबल होगा? होगा क्या? हो जाएगा बच्चों। क्यों हो जाएगा? देखो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो He+ में +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आपने उससे रिमूव कर दिया, लग जाएगा। बोलो लिथियम, लिथियम प्लस Li+2। देखो बच्चों, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। इन जो ये दे रखे हैं 3 स्पीसीज, लिथियम, लिथियम प्लस एंड Li+2, किस पे एप्लीकेबल होगा बताइए? ये सिर्फ एंड सिर्फ इसमें, इस पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इस पे नहीं, इस पे भी नहीं, और इस पे नहीं देगा। तो ये किसकी लिमिटेशन भी है, और ये हमें याद भी रखनी है कि ये मॉडल सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी पे एप्लीकेबल होता है। ये नोट कर लिया आपने सबने? बोलो। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। लिखिए नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। देखो ये जो मॉडल है ये किस पे बेस्ड होता है? तो ये होता है, दिस मॉडल इज बेस्ड अपॉन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये मैंने पढ़ा दी बच्चों, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, है ना। ये जो मॉडल है किस पे बेस्ड है? मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ये मैं पढ़ा दिया आपको लास्ट टर्न पे, तो ये लिख लीजिए। अभी तक अपन ने 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं, कौन कौन से? किस पे एप्लीकेबल होगा, ऑन विच स्पीसीज इट विल एप्लीकेबल, एंड व्हाट इज द बेस ऑफ दिस थ्योरी, है ना। 2 पॉइंट अपन अभी तक डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब आप हेडिंग डाल दीजिए, मेन पॉइंट्स ऑफ
बोहर्स मॉडल है ना, मेन पॉइंट्स ऑफ बोहर्स मॉडल। तो बेटा ये एक्सप्लेन करते हैं अपन, समझना बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों सुनो, हमने देखा था सेंटर में एक न्यूक्लियस होती है, इस तरह के सर्कुलर पाथ होते हैं, होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना बच्चों, होते हैं सर्कुलर पाथ, है ना बेटा। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इन सर्कुलर पाथ पर क्या करता है, रिवॉल्व करता है, मूव करता है, ऐसे करता है ना, याद आया? मैंने एक्सप्लेन किया था पहले भी। बोलो। देखो ये देखें, ये दिख रहा हो आपको बेटा, ये जो सेंटर है ये न्यूक्लियस है, ये देखो ये सर्कुलर पाथ दिख रहा है आपको, ये देखो आप ध्यान दीजिए, ये देखिए इधर भी ये वो पिक्चर है कि नहीं है? तो ये तो हो गया न्यूक्लियस, और ये इसके चारों तरफ क्या है, सर्कुलर पाथ। इज इट क्लियर? समझ में आया? रो ठीक है बच्चों। अब देखो सुनो, तो बेटा ये जो सर्कुलर पाथ है, क्या, तो सर्कुलर पाथ इनको क्या नाम देते हैं? देखो इनको अपन नोमेनक्लेचर करते हैं ऑर्बिट, ऑर्बिट बोल सकते हैं, इनको अपन एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कुलर पाथ या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया? तो पहला पॉइंट अपन क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ which are known as orbit or energy level. Is it clear? समझ में आ रही है बात? हाँ बोलो ना बेटा, ये भी बोल सकते हैं, शेल भी बोल सकते हैं, इनको बोल सकते हैं। अब देखो बेटा सुनो, जैसे न्यूक्लियस के जस्ट पास वाला है एडजेसेंट टू न्यूक्लियस, इसको फर्स्ट बोलेंगे, अगले को सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है ना? है ना? बोलो, आगे बात समझ में ये। अब देखिए क्या होगा, जैसे अपन ऐसा बोले कि n की वैल्यू 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4, 5 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक हो सकती है। ये वैल्यूज कहां तक जा सकती है? इनफाइनाइट तक जा सकती है ना? अब बच्चों आपने देखो 9th 10th में पढ़ा था कि इन ऑर्बिट्स के कुछ आपने नोमेनक्लेचर किया था, याद कीजिए। फर्स्ट को के बोला था, सेकंड को एल, फिर एम, एन, ओ, ऐसे चल रहा था, याद कीजिए। पढ़ा ना आपने ये 9th 10th में? बोलो, आ गया पॉइंट समझ में ये? तो किसी को डाउट है तो इसको लिख लें बच्चों, नोट डाउन करो, लिखो, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व around the nucleus electrons revolve around the nucleus in circular path, in circular path, ठीक है? आगे लिखिए, these circular path are known as orbit, oblique energy level, ऑर्बिट भी बोल सकते हैं और इनको
एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, अभी तक है ना टिल टुडे जितने एलिमेंट्स अपन डिस्कवर कर चुके हैं उसमें कितने ऑर्बिट है, कौन बताएगा? 7, वेरी गुड। बेटा अभी तक जितने एलिमेंट डिस्कवर हुए ना वो आपने देखा होगा पीरियडिक टेबल में 7th पीरियड में कंप्लीट हो जाते हैं, है ना बेटा। तो बहुत सिंपल सा फंडा ये है कि जितने पीरियड्स हैं उतनी ऑर्बिट है। तो अभी तक तो टोटल जो ऑर्बिट है ना वो 7 तक ही है, ये ध्यान रखना। कहां तक है? 7। ठीक है, तो लिखिए नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आर 1 to 7 for the elements, for the elements which have discovered so far. Yet number of orbits are from 1 to 7 for elements which have discovered so far. क्या बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो बच्चों सुनो, जब एक इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करता है ना तो ना तो ये एनर्जी लूज करता है ना गेन करता है, ठीक है ना। इसका मतलब एनर्जी क्या रही? कांस्टेंट रही। इसलिए इनको अपन कई बार क्या नाम देते हैं? स्टेशनरी एनर्जी लेवल या कांस्टेंट एनर्जी लेवल। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, जैसे सपोज मैं इसको ऐसे दिखाता हूं, देखो ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट में रिवॉल्व कर रहा है या सेकंड में रिवॉल्व कर रहा है या थर्ड में रिवॉल्व कर रहा है ना बेटा। तो जब तक वो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करता है ना तो उसकी, है ना, रिवॉल्व जब तक करेगा तब तक उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात? क्या नाम देते हैं? कांस्टेंट एनर्जी लेवल बोलते हैं। समझ में आ रहा है मामला? तो लिखिए when an electron revolve in when an electron revolves in particular circular path, when an electron revolves in particular circular path, then its energy remains constant. Then its energy remains constant. And such orbits are known as constant energy level. Constant energy level की बात समझ में आ गई? ये क्या कह रहा है कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा तब तक उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी, ना घट रही है ना बढ़ रही है, ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है ना, कांस्टेंट रहती है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो सुनो, इसको थोड़ा अपन समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, जैसे मैंने देखो ये न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, मैंने ऐसा मान लिया कि फर्स्ट में एनर्जी 10 यूनिट है, इसमें 20, इसमें 30, इसमें 40। अब थोड़ा समझो, मैंने ऐसे किया
कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फोर्थ में जाना है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को मैं फर्स्ट से फोर में ले जा रहा हूं, कहां ले जा रहा हूं, फर्स्ट से फोर में। तो बताओ कैसे जाएगा? फर्स्ट में एनर्जी कितनी है 10, फोर में कितनी है 40, है ना बेटा? फर्स्ट में कितनी है 10 है, फोर्थ में कितनी है 40 है। तो इसका मतलब जब एनर्जी आप इसके इक्वल कर देंगे तो ये फर्स्ट से फोर्थ में चला जाएगा क्या? बोलो, जाएगा ना? अब ये जाएगा, इसका मतलब समझें कि 10 को 40 करना है, 10 को 40 करना है तो क्या करेंगे, है ना? देन अपने को इसमें 30, है ना, यूनिट एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी क्या? तो मैंने इसमें क्या किया, 30 एनर्जी, है ना, 30 यूनिट एनर्जी हमने ऐड कर दी। समझ में आया? तो देखो बेटा सुनो, जब वो लो एनर्जी लेवल से, एनर्जी लेवल था लो, है ना, लो से हो गया हाई एनर्जी लेवल में, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे हुआ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, क्लियर, लो, है ना? अब सोचिए कि ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए थर्ड से फर्स्ट में आए, है ना, एक इलेक्ट्रॉन अपन ऐसा सोचें कि वो कहां से आ रहा है बच्चों, थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है, ठीक है। देखो थर्ड में एनर्जी कितनी है बच्चों 30, और वन में कितनी है 10 लिया अपन ने, ठीक है। तो 30 से 10 क्या करेंगे, रिलीज करने। तो देखो इस बार क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, और पिछली बार क्या हुई थी, गेन हुई थी। तो अपन क्या बोलेंगे, रिलीज ऑफ एनर्जी। अब देखो हम देखेंगे कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई, 20 रिलीज होगी बच्चों। तो ये एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, ठीक है। तो ये जो एब्जॉर्ब या रिलीज एनर्जी है वो क्या है बच्चों, वो डिफरेंस है ना, एब्जॉर्ब या रिलीज एनर्जी वो क्या है, डिफरेंस है। तो क्या लिख सकते हैं, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल लिख सकते हैं। तो देखो जैसे इस केस में फाइनल में 40 था, इनिशियल में 10 था, है ना। इसमें देखो क्या होगा, तो डेल्टा ई कैसे लिखेंगे, फाइनल में 10 और ये -30, तो -20 आया। -20 का मतलब क्या हुआ, मीनिंग ऑफ -20, ये कह रहा है कि एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। और प्लस का मतलब, है ना, प्लस का मीन क्या हुआ, गेन हुई। एनर्जी नेगेटिव में नहीं होती, होती है क्या, है ना। प्लस माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहे हैं, प्लस तो एब्जॉर्ब और माइनस तो रिलीज। ये समझ में आया, समझ में आया? तो लिखिए अब। अच्छा बेटा एक बात सुनो, जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करता है ना, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, ट्रांजिट करना, है ना, मूव करना। इसके लिए एक टर्म काम आता है ट्रांजिशन। समझ में आ गया मामला, बोलो। तो लिखो बच्चों, लिखिए व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम one energy level to other energy level, then there is change in, there is change in energy,
which is due to absorption or release of energy, absorption or release of energy. आगे लिखिए, the absorbed and released energy, the absorbed and released energy is always equal to difference in energy of corresponding energy level, बेटा ये एक बार जस्ट मैंने अज्यूम किए एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, एक बार जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने वैल्यू ली है, और ऐसा कुछ है नहीं, है ना। वो एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है वो लेटर ऑन सीखेंगे अपन, ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। तो अब एक बात बताओ, ये पहले नोट कर लीजिए आप, तो हमने क्या सीखा कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा, मूव करेगा, है ना, फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अदर एनर्जी लेवल, तो होगा क्या कि उसकी एनर्जी में चेंज आएगा, या तो वो एब्जॉर्ब करेगा या वो क्या करेगा, बोलो, गेन करेगा। ये बात सुन आई। अब एब्जॉर्ब कब होगा, जब वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जाए, समझ में आ रही है बात, बोलो। और रिलीज कब करेगा, जब वो क्या हो, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आए। इज इट क्लियर, बोलो। तो ये भी लिख लीजिए आप, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी is absorbed when an electron transits from low energy level to high energy level, low energy level to high energy level. And it is released when an electron transits from high energy level to low energy level, ठीक है। तो बच्चों हमने ये सीखा अभी तक, डेल्टा E इक्वल्स टू E फाइनल माइनस E इनिशियल, डिफरेंस हमेशा ऐसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। ये किसके इक्वल होगा, ये आप क्या लिख सकते हो, तो एच न्यू फाइनल और एच न्यू
इनिशियल। ये पढ़ाया मैंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। यहां से क्या लिख सकते हो, देखो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट कॉमन आ गया, फाइनली न्यू फाइनल माइनस न्यू इनिशियल। क्या ये समझ में आया? बोलो। आगे क्या? चलिए आगे देखो, इसकी जगह पर लिख सकते हैं न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा। सीखा था हमने, बोलो। तो अगर अपन ये वैल्यू रख दें, है ना, रख दी मेरी ये, तो अब क्या हो जाएगा, ये कॉमन आ गया, फाइनली क्या बचा ये। ठीक है, बोलो। क्या समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? तो ये नोट कर लें बेटा। अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बताइए, विच एनर्जी लेवल हैज मिनिमम एनर्जी, ऐसा क्वेश्चन बोला आपको। ठीक है, तो के एल एम एंड एन बताइए, बोलो। मिनिमम एनर्जी किस में आएगी, के में आएगी, है ना? क्योंकि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, एनर्जी विल इंक्रीज, है ना बेटा? समझ में आया? आगे समझ में, जितना आप न्यूक्लियस के पास रहेंगे एनर्जी उतनी ही आपकी कम होगी, और जितना आप दूर जाएंगे न्यूक्लियस से, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, देन एनर्जी विल increase. Near to nucleus, energy will low, and away from nucleus, energy will be high. Is it clear? बोलो। चलिए नेक्स्ट बात करें। अब देखो बेटा, सुनो, बोर ने एक अपना पॉइंट और बोला था, पहले आप लिख लीजिए फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व in those circular orbits, electron can revolve in those circular orbits in which its angular momentum is angular momentum is integral multiply of h upon 2 pi. Electron can revolve in those circular orbits in which its angular momentum is integral multiply of h upon 2 pi. बेटा ये क्या होता है, कौन बताएगा आपको? एंगुलर मोमेंटम
वेरी गुड। कुमुद सिपानी, आप बताएंगे बेटा? कुमुद सिपानी, सिपानी जी बताओ बेटा। देखो सुनो, ये वैसे देखो वेक्टर क्वांटिटी है ना? ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब केमिस्ट्री में अपना इतना काम आएगा नहीं, अभी अपन सिर्फ देखो इसका मैग्नीट्यूड लें। तो बेटा देखो एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। देखो सपोज इस तरह से बेटा, मान लीजिए न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस r मान ले, ठीक है। तो हाँ वेरी गुड। अब देखो ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ना? कर रहा है बेटा मूव। तो जब ये सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो ये जो इसका एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा? मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय जो इसकी सर्कुलर पाथ की रेडियस है ना? तो इसके सर्कुलर पाथ की रेडियस है। इज इट क्लियर? एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बच्चों? मोमेंटम which is possessed by a body when it move in circular path। कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव करती है ना? तो बेटा जब उसके क्या करें, उसके बॉडी के मोमेंटम को है ना अपन रेडियस से मल्टीप्लाई कर दें। तो मोमेंटम तो आप जानते हो, मास इनटू वेलोसिटी एंड रेडियस क्या हो गई? आर मिली। तो एंगुलर मोमेंटम आ गया mvr। ये फिजिक्स में बहुत डिटेल में आएगा, हाँ केमिस्ट्री में थोड़ा सा ही है, तो ज्यादा अपन डिटेल में जाएंगे नहीं, ठीक है। इसने ये बोला कि mvr इक्वल्स टू h/2 पाई। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको n से। n की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है ना? थ्योरेटिकली तो अपन ले सकते हैं। अब देखो n की वैल्यू कभी भी ये नहीं हो सकती 1.1 2.2 2.5 1.3 1.6 5.3, है ना? क्या बोलेंगे कि जो n है ना वो ऑलवेज एक होल नंबर होगा, है ना? इट विल ऑलवेज होल नंबर, इंटीजर होगा 1 2 3 4। समझ में n क्या है? समझ में आ रहा है? अभी थोड़ी देर पहले अपन ने सर्कुलर ऑर्बिट को नंबर दिए थे। फर्स्ट को बोला था k, सेकंड को l m और n। बोला था क्या? बोला था क्या? है ना? अच्छा अब एक बार होगा, जैसे एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं सुना ढंग से, आपसे पूछे कि एंगुलर मोमेंटम इन L ऑर्बिट, है ना? वो कहता है कि L ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, बताना है आपको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन L ऑर्बिट? बेटा एक बात बताओ, अभी हमने क्या देखा था कि mvr इक्वल्स टू nh/2 पाई, ठीक है ना? तो आपने देखो 1 2 3 4, तो हमने बोला k l m n, हमें l में पूछा है तो ये n की वैल्यू 2 है, तो mvr इक्वल्स टू nh/6 पाई। n की वैल्यू लें 2 into h 2 पाई कैंसिल आउट h/पाई। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों। कुमुद बेटा h प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये जो h है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। आपने पढ़ी थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, है ना? मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया था।
एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। बेटा वीडियोस डाले हुए हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के, आप उनको देखना, है ना, फिर दिक्कत आए तो मेरे से बात करना आप। रिया ये फॉर्मूला आया कैसे, ये लेटर ऑन अपन एक कंसेप्ट आएगा डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, वो काफी बाद में आएगा इस चैप्टर में, तब मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा ये ऐसा ही क्यों आया। अभी तो एक बार आपको लर्न करना है, ठीक है। एक बार आप इसको लर्न करें ये फॉर्मूला, लेटर ऑन अपन इसको प्रूव करेंगे कि आया कैसे ये, एक आगे कंसेप्ट आएगा डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, तब मैं सिखा दूंगा आपको। ये डन है, ठीक है। और बोलो। हाँ जी, तो बैठ गया दिमाग में। एक चीज और बताओ, देखो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, कि फिजिक्स में आप पढ़ते हैं कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड की जो डायमेंशंस होती हैं वो एक जैसी होती है ना। हाँ करो ना बेटा सॉल्व। अरे एच की वैल्यू बताइए ना सौर्यवर्धन, एच की वैल्यू मैंने एक्सप्लेन की थी, ये बता चुका हूं मैं। सौर्यवर्धन पिछले लेक्चर्स में बताया है ना, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में। सौर्यवर्धन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी नहीं पढ़ी आपने? क्यों, आपने एटॉमिक स्टार्ट से ज्वाइन कर लिया था ना? हाँ बेटा कुमुद बता दे, अभी बता दे। अब देखो हमारा फंडा ये चल रहा था NH अपॉन 2 पर, ये चल रहा था। अब देखिए बेटा 2 और पाई नंबर है, एन भी नंबर है, तो इनको तो छोड़ दो, नंबर की तो कोई यूनिट होनी नहीं। इस वाला अपन ऐसा कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ H इक्वल टू यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सही है क्या? यानी एंगुलर मोमेंटम की, तो भाई साहब आइसोस्फीयर के बाद ही पढ़ाए थे मैंने सौर्यवर्धन, आइसोस्फीयर के बाद ही तो आया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उससे पहले थोड़ी नहीं पढ़े हैं मैंने। यूनिट ऑफ एच क्या होगी? यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अब देखो बेटा, आपने ये पढ़ा था E इक्वल्स टू एच न्यू, पढ़ा ये? तो अगर एच की यूनिट निकालनी है तो ये क्या आ जाएगा? E अपॉन न्यू। E क्या था? एनर्जी, याद देगा, ये एनर्जी था, और ये न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है ना। एनर्जी की यूनिट क्या हुई? जूल, और फ्रीक्वेंसी की क्या हुई? सेकंड इनवर्स। तो क्या आ जाएगा? जूल, ये सेकंड इनवर्स ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? जूल इनटू सेकंड। अरे सौर्यवर्धन याद आएगा कुछ तेरे को? फिर हाँ भैया हो गया। कुमुद समझ में आया बेटा? ठीक है, चलिए
बात को आगे बढ़े। अब देखो बेटा सुनो, जब कोई पार्टिकल है ना सर्कुलर पाथ में मूव करता है, देखो दो चीजें, ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब देखो ये जैसे पार्टिकल अभी गया है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, जैसे ये यहाँ आया डायरेक्शन ये हो गई, जैसे इधर आया ऐसे हो गया। डायरेक्शन चेंज होती रहती है, होती है ना, बोलो। सर्कुलर पाथ के अलोंग जब मूव करते हैं तो डायरेक्शन चेंज होती है, होती है क्या। अब एक बात सुनो, देखो क्या, देखो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है क्या, जैसा पॉजिटिव होता है। अब बताओ ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, करेगा क्या, बोलो करेगा, करेगा। तो बेटा जो इनवर्ट फोर्स लग रहा है ना, ये जो इनवर्ट फोर्स लग रहा है इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, बोलो। सेंट्रीपिटल बोलते हैं। तो बेटा इनवर्ट जो फोर्स लगा उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बात को थोड़ा आगे चलाते हैं। अब अगर फोर्स सिर्फ इनवर्ड लगा, सिर्फ अंदर की ओर ही लगा, तो इलेक्ट्रॉन तो अंदर जाता जाएगा ना, जबकि ऐसा होता नहीं है ना, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है ना, भी आप इसको अंदर खींच रहे हो अंदर आता जाएगा, बट ऐसा नहीं होता ना। होता क्या है कि सर्कुलर पाथ में कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता है। तो कैसे कर सकता है कि एक फोर्स अगर अंदर लग रहा है तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए एक फोर्स को कहां लगना पड़ेगा, आउटवर्ड लगेगा ना। ये इनवर्ड था तो एक आउटवर्ड फोर्स लगेगी क्या, है ना। तो देखो बेटा कैसे लगेगा, इस साइड में एक फोर्स और लगा, है ना, ये है आउटवर्ड फोर्स। ये कौन सा है, बोलो, कौन सा है, ये पीटल है तो फ्यूगल है, इट विल बी फ्यूगल फोर्स। ठीक है बच्चों, कई बात सुन आ गई। ठीक है, तो अब मुझे बताओ सर्कुलर पाथ तभी मेंटेन होगा जब इनवर्ड एंड आउटवर्ड फोर्स दोनों इक्वल हो, ठीक है ना, जब दोनों क्या हो, इक्वल हो। ये बात सुनाएंगी। सेंट्रीफ्यूगल क्यों लगता है, एक बार बताओ बेटा, अगर ये फोर्स नहीं लगे तो इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा ना। आप जब फोर व्हीलर में जाते हो या टू व्हीलर में जाते हो तो जहां कर्व पाथ होता है, जहां आपको मुड़ना होता है ना, एंगल होता है, तो आपने देखा अंदर की तरफ झुकना पड़ता है आपको, कई बार होता है फिजिक्स में, ये आप देखोगे आप, और डे टू डे लाइफ में अपन इसको फॉलो करते, काम आता है हमारे, है ना। ये बात सुन में क्या, अब बेटा इनकी वैल्यूज देखते हैं, इनकी वैल्यूज क्या क्या होगी वो अपन चेक करते हैं। तो देखो बेटा सुनो, ये न्यूक्लियस है, क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है, वो इनवर्ड फोर्स। इनवर्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स बाहर की तरफ अपने आप लगेगा, वो क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है ना। अब देखो सुनो, अब कैसे समझेंगे इसको, देखिए क्या करेंगे, देखो अगर अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें तो ये वैल्यू आती है mv² अपॉन r, ये फिजिक्स में पढ़ेंगे आप, ठीक है ना।
ये आएगा फॉर्मूला आपका, ठीक है। ये कैसे आता है ये समझाता हूं। देखो बेटा सुनो, मान लीजिए ये दो चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल Q1, एक चार्ज पार्टिकल Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, ठीक है। समझ में आ रहा है मामला? तो देखो ये जो फोर्स लगता है वो क्या है, ये फोर्स लगेगा इन दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो हो गया Q1 इंटू Q2 के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, है ना, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ रही बात? ठीक है ना, दोनों के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, और जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये जो लॉ है आपने पढ़ा होगा, ये है बेटा कूलॉम्स लॉ। तो फिजिक्स में ये बहुत डिटेल में आएगा आपका, ठीक है ना। ये कूलॉम्स लॉ जो है बहुत डिटेल में आने वाला है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई होता है? होता है क्या? इलेक्ट्रॉन के चार्ज ई बोल सकते हैं? आप बताओ, हाइड्रोजन की न्यूक्लियस है ना, हाइड्रोजन की न्यूक्लियस का चार्ज हो गया 1e, हीलियम की न्यूक्लियस का चार्ज हो गया 2e, लिथियम का हो गया 3e, बेरिलियम का हो गया 4e, बोरोन का हो गया 5e। ऐसा कैसे? ध्यान दो, सिंपल सा फंडा है कि जितने उसमें प्रोटॉन है ना, दिख रहा है आपको प्रोटॉन? प्रोटॉन दिख रहे हैं? हाइड्रोजन न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है तो 1e, हीलियम में 2e, लिथियम में 3e, 4e, 5e। अरे समझ में आया क्या? बोलो, आ गया? अब देखो बेटा सुनो, अगर मान लो कोई ऐसा एटम हो जिसमें प्रोटॉन जेड हो, तो उसमें क्या लगेगा फिर? जेड ई लगेगा क्या? अरे जेड ई लगेगा। जेड क्या है, क्या देगा? जेड होता है एटॉमिक नंबर। बोलो, जेड एटॉमिक नंबर है, तो ये 1 2 3 4 5 क्या है? एटॉमिक नंबर इधर। एटॉमिक नंबर की इक्वल क्या हो गए? प्रोटॉन हो गए, ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, इनवर्ट फोर्स जो है वो आएगा, देखो कि Q1 की वैल्यू मैं लेता हूं ZE, और ये E हो गया, तो ZE इंटू E डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये फिजिक्स में बहुत डिटेल में आएगा, पूरा चैप्टर आपका है ना, इलेक्ट्रोस्टेट, तो ये भी फिजिक्स में आएगा। तो एक बार तो आप लर्न करें, फिजिक्स में आप सीखोगे इनको। तो बेटा देखो, सर्कुलर पाथ तभी मेंटेन होगा जब ये दोनों फोर्स क्या हो, इक्वल वैल्यू रखते हो। तो प्लैनेट्स में यही होता है, दो फोर्स रखते हैं बेटा ये, है ना, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। आप टू व्हीलर चलाओ, फोर व्हीलर चलाओ, तो ये फोर्स आपको फील होगा, कंफर्म फील होगा। अपन जैसे ही मूव करते हैं, कर्व पाथ आता है, तो अपन अंदर की तरफ झुकते हैं ना, ऐसे जैसे ये सर्कुलर पाथ है, आपकी गाड़ी ऐसे चल रही है, तो अंदर की तरफ आपको झुकना पड़ता है, मेंटेन होता है ना। तो ये आप सीखेंगे, आप फिजिक्स में इनर्शिया की कंडीशन आएगी आपकी, है ना। एक बार आप केमिस्ट्री में से ज्यादा अपने है नहीं, ठीक है ना। तो अब बताओ, अपन ऐसा बोले फिर क्या, क्या कह सकते हैं, फॉर सर्कुलर पाथ अपन ऐसा बोलेंगे कि जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर एम बी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ आर से आर कैंसिल आउट, क्या हो गया, ए जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एम बी, है ना। तो नेक्स्ट वन लिखो, और सर्कुलर पाथ
for circular path of electron, centrifugal force and centripetal force should be equal. अब एक बड़ा सिंपल सा देखो मैं बताता हूं, एक धागा लो, है ना, और उसके एक साइड में पत्थर बांध दो, एक स्टोन बांध दिया, और फिर उस धागे को ऐसे घुमाओ आप तेजी से, वो सर्कुलर पाथ में रहता है ना, तो आपको फोर्स अपने आप फील होगा। एक धागा लिया, पत्थर बांध दिया और उसको आप घुमाइए तो अपने आप समझ आ जाएगा कि वो कैसे लगते हैं ये फोर्स। ये सिंपल सा प्रैक्टिकल है, आप लेके इसको कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो आज की क्लास बेटा खत्म कर दें।